हेलो, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आपको? आप चैट में बता दीजिए। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया, मुझे थोड़ा सा काम था। आप बता दीजिए चैट में मेरी आवाज आ रही है तो मैं फटाफट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ओके विनायक, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्याधि। ठीक है, व्याधि के बारे में, व्याधि के पर्याय क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका वर्गीकरण कैसा रहता है, ये हमारे सिलेबस का एक पॉइंट है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो व्याधि विज्ञानीय अध्याय, ठीक है। तो सबसे पहले व्याधि माने कि डिजीज, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने उसकी अलग अलग हमको डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे इजी जो है ये चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी वाली है। तो आप ऊपर सुश्रुत वाली मत देखिएगा, ये चक्रपाणी वाली आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। आचार्य चक्रपाणी क्या कहते हैं कि शरीर एवं मन में विविध प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाले को व्याधि कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारे शरीर में, हमारे मन में दुख उत्पन्न हो, उसी का नाम व्याधि है, ओके। ये इसकी सबसे इजी और सिंपल डेफिनेशन है। आप यही वाली याद करना, आचार्य चक्रपाणी वाली, कि शरीर और मन में जो संताप, शरीर और मन में जो संताप उत्पन्न, सॉरी, शरीर और मन में जो विविध प्रकार, विविध माने कि अलग अलग, ठीक है, शरीर और मन में जो विविध प्रकार के दुखों को उत्पन्न करता है वही व्याधि होता है। ये इसकी डेफिनेशन है, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-10 नंबर में पूछता है व्याधि वर्गीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्याधि के पर्याय, ठीक है, कि क्या क्या इसके पर्याय हैं, क्या सिनोनिम्स है, और ये जो सिनोनिम्स हैं इनका क्या कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले एक है व्याधि, ठीक है, व्याधि को व्याधि ही कहते हैं। उसके अलावा इसे आमय कहते हैं, ठीक है। व्याधि का एक पर्याय होता है आमय। आमय इसलिए कहते हैं क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है जो मैक्सिमम डिजीज है हमारी बॉडी में वो इस कारण उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमारी जठराग्नि अच्छी नहीं है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, और हमारी बॉडी में आम उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। आम यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना हो रखा हो, इस तरीके का हमारा फूड उत्पन्न हो रहा है हमारे पेट में। और उस अनडाइजेस्टेड फूड के कारण, उस आम के कारण, आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है लाइक 80% बीमारियां तो हमें उस आम के कारण ही होती है, ठीक है। तो यही आम, इसी वजह से जो डिजीज है इसका एक सिनोनिम हमने इन्होंने आमय भी बताया हुआ है, ठीक है। देखो लिखा है, प्राय शरीर में आम उत्पत्ति से व्याधियों की उत्पत्ति होने के कारण इसे आमय कहते हैं, ठीक है। ये वही बताया हुआ है इन्होंने कि आमय इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आम से ही बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। फिर सेकंड इन्होंने यहाँ पे, चलो आगे एक्सप्लेन करना ही है तो वहीं से करती हूँ। इसके 9 सिनोनिम्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं, ये 9 सिनोनिम्स इसके। हाँ, तो अब एक रहता है गद, ठीक है। गद माने कि विष, जहर, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है 3rd ईयर में, अगध तंत्र, ठीक है। अगध तंत्र माने कि हम वहां पे टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि गद वहां पे जो वर्ड होता है ना उसका मतलब विष से होता है, और अगध मतलब कि हम वहां पे विष का कैसे निवारण करें, इस सारी चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं और विष के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने बस रिलेट करने के लिए समझाया है। तो गद माने कि विष, ठीक है। और विष के समान अनेक कारणों से उत्पन्न होने के कारण इसे गद कहते हैं। देखो अब पॉइजन है, अब ऐसा तो नहीं है कि जहर सिर्फ सांप काटेगा तभी फैलेगा, या और कुछ ऐसा कारण नहीं है जिससे जहर नहीं फैल सकता। हो सकता है किसी कांटा लगने की वजह से जहर फैल जाए, ठीक है, किसी सांप के काटने की वजह से जहर फैल जाए, या किसी बिच्छू के काटने की वजह से, हजारों कारण हो सकते हैं जिसके कारण जहर फैले, ठीक है, या विष मिल जाए किसी मनुष्य को। ऐसे ही एक पर्टिकुलर डिजीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कभी भी कोई ऐसी डिजीज नहीं होती जो सिंगल रीजन की वजह से हो, ठीक है। अगर कोई इवन आप देखेंगे ना, पैथोजन वगैरह से भी रिलेटेड कोई डिजीज है ना, वो होगी तभी जब आपका खाने में किसी तरीके का कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर आप ले रहे हैं, उसके बाद वो बैक्टीरिया अंदर जा रहा है। कभी भी किसी डिजीज के लिए एक सिंगल कॉज नहीं होता है, डिजीज के लिए भी बहुत सारे कॉज होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एनालॉगी करके हमको बताने की कोशिश करी है कि जैसे गद का अर्थ होता है विष, तो विष के समान ही अनेक कारणों से उत्पन्न होने के कारण व्याधि को गद भी कहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं आतंक, ठीक है। आतंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भय उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे आतंक का मतलब होता है भय, इसका बहुत आतंक है, इसने यहाँ बहुत आतंक मचाया, मतलब इसने बहुत भय वगैरह फैला रखा है यहाँ पे।
तो क्या है, व्याधि से, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अलग लिखा हुआ है कि व्याधि से उत्पन्न होने से जीवन कष्टमय हो जाता है। देखो कष्टमय भी इस वजह से ही हो रहा है कि भय के कारण, ठीक है। आतंक का मतलब भय से, कष्ट से, ये सारी चीजों से हम आतंक को रिलेट करते हैं, आतंक वर्ड को, इस वजह से, क्योंकि डिजीज में भी हमें ये सारी चीजें ही देखने के लिए मिलती हैं, तो इस वजह से हम आतंक को व्याधि का एक सिनोनिम मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हमें बताते हैं यक्ष्मा, ठीक है। यक्ष्मा एक्चुअली एक डिजीज होती है, राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसको ना राजयक्ष्मा इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि ये राजा चंद्रमा को सबसे पहले हुई थी, ठीक है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना चरक का, चरक में जब हम लोग निदान स्थान पढ़ते हैं तो वहां पे ये डिजीज है, हम वहां पे इसका स्टोरी वगैरह जो भी थी वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिजीज होती है राजयक्ष्मा, ये ट्यूबरक्लोसिस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि ट्यूबरक्लोसिस कभी भी हम इन जनरल भी देखें तो टीबी उसी पेशेंट को जनरली देखने के लिए मिलता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं या पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होते हैं उनमें जनरली दिखता है। क्यों? क्योंकि उनका खान पान अच्छा नहीं होता है, इससे ओवरऑल क्या है, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, और इम्यूनिटी वीक होने के कारण उनको छोटे मोटे इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो राजयक्ष्मा है, ये आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही माना जाता है। ये तो मैंने आपको मॉडर्न बताया कि जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको जनरली ट्यूबरक्लोसिस होता है। इसी तरीके से राजयक्ष्मा के लिए आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं कि जिसकी इसके ना 4 मेन कारण माने जाते हैं आयुर्वेद में। राजयक्ष्मा के 4 मेन कारण माने जाते हैं जिससे ये होता है। तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये जब हम डिस्कस करेंगे राजयक्ष्मा डिजीज तब हम देख लेंगे। तो इसके 4 मेन कारण माने जाते हैं। एक तो माना जाता है कि विषम भोजन, ठीक है, कि हम अच्छी तरीके से खान पान नहीं रख रहे हैं। फिर उसके बाद माना जाता है वेग धारण, ठीक है, जो 13 तरीके के अधारणीय वेग हमको बता रहे कि हमें धारण नहीं करनी चाहिए, हमने उनका धारण कर लिया। हमारा धातु क्षय हो गया, ठीक है, हमारी धातुओं का नाश हो गया। इसके अलावा हमने अति साहस कर लिया, जितनी हमारी शक्ति नहीं थी हम उससे ज्यादा काम कर लिए, ठीक है। अगर आप देख लेंगे तो ये चारों ही कारण कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वात को प्रकोपित कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वात को प्रकोपित करते हैं, और जब कभी भी राजयक्ष्मा होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो वो पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत जल्दी रखते हैं। तो राजयक्ष्मा का भी जो पेशेंट होता है ना, उसको खाली एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं होगी, उसको बहुत सारी चीजें हो रखी होंगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। आयुर्वेद के हिसाब से बोले उसकी धातुएं बहुत ज्यादा नाश हो रखी है, ठीक है। जब उसकी धातुएं ही नहीं है तो उसका ओज भी नहीं है। तो राजयक्ष्मा एक ऐसी डिजीज है जिसमें बहुत सारा, एक्चुअली राजयक्ष्मा एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजीज आप इसको बोलिए, कि इसमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती है। तो जिस प्रकार राजयक्ष्मा क्या है, एक रोगों का समूह है, उसी प्रकार व्याधियों में भी लक्षणों का समूह होता है, ठीक है। जैसे कि आप फीवर की ही बात करें तो फीवर में सिर्फ एक अकेली चीज नहीं होगी, फीवर हो रहा है तो आपकी बॉडी में पेन भी होगा, आपको अरुचि भी होगी, ठीक है, आपको खाने की इच्छा भी नहीं होगी, और आपकी बॉडी में टेम्परेचर भी आपका राइज करेगा, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यास भी लगेगी। तो एक पर्टिकुलर बीमारी में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यक्ष्मा इसलिए बोला है एनालॉगी करते हुए कि जिस तरीके से राजयक्ष्मा एक ऐसी व्याधि है जिसमें बहुत सारे रोगों का समूह रहता है, कि वहां पे कफ भी हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, और किसी तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, किसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, छोटे मोटे हर तरीके की बीमारियां उस पेशेंट को हो रही है। तो जिस तरीके से राजयक्ष्मा में वो खुद एक व्याधि होकर हजारों तरीके के रोगों का समूह है वो, ठीक है। राजयक्ष्मा क्या है, एक रोगों का समूह है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिजीज हो जाती है पेशेंट को, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका बहुत वीक है। उसी तरीके से एक पर्टिकुलर डिजीज के भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, इसीलिए इसको यक्ष्मा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनालॉगी करके इन्होंने बताया है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ओके ओके। विनायक, आपकी क्लास कितने बजे छूटती है? आपकी कॉलेज की क्लास खत्म नहीं हुई क्या? साक्षी आई क्यों नहीं है क्लास में, आपको पता है?
ये बच्चे क्लास आते नहीं है, फिर ये टेस्ट के लिए नहीं पढ़ते। अच्छा, 4 PM रोज छूट जाती है, तो वो क्लास क्यों नहीं आई आपको पता है? ओके चलो ठीक है, उसको बोलना क्लास आने के लिए, ठीक है। मैं तो उसे बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं वो आती नहीं है, बहुत कम आती है क्लास में। उसको बोलना कि रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए, फिर रिकॉर्डिंग देखने का टाइम नहीं मिलता है। ओके, तो हम देख रहे हैं यक्षमा को, ठीक है। ये यक्षमा क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया। फिर एक आता है ज्वर, ठीक है। ज्वर, तो अब ऐसा है ना कि जो ज्वर क्या होता है ना, एक ऐसा सारी व्याधियों का राजा माना जाता है इसको। इस सारी व्याधियों में कोई प्रधान है तो वो ज्वर है। एक्चुअली सबसे पहले कोई व्याधि उत्पन्न हुई थी ना, तो वो ज्वर ही उत्पन्न हुई थी, ऐसा माना जाता है। ये ज्वर एक्चुअली तब उत्पन्न हुआ था कि जब भगवान जो माता सती थी ना, भगवान शिव की वाइफ, तो जब वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई थी। जो दक्ष प्रजापति माता सती के ही पिता थे, आप सभी को ये स्टोरी पता ही होगी। तो जब वो वहां पे यज्ञ में गई थी, तो दक्ष प्रजापति ने क्या किया था, शिव जी का अपमान किया था। तो इस कारण माता सती वहां पे अग्नि दाह कर लिया था उन्होंने, अग्नि स्नान कर लिया था उन्होंने। तो इस कारण क्या हुआ था, अब भगवान शिव को बहुत ज्यादा क्रोध आया था। तो वो क्रोध के कारण क्या था कि वो वहां पे दक्ष प्रजापति के वध हेतु आए थे, ठीक है। उस यज्ञ स्थल पे भगवान शिव आए थे, तो वहां पे उनका जो क्रोध था ना, वो इतनी ज्यादा थी वो क्रोध की अग्नि, कि उस यज्ञ स्थल पे मौजूद लोगों में बिल्कुल हाहाकार मच गया था उनके आते ही। और वहां पे जो मौजूद लोग थे ना, उनको सबसे पहले एक व्याधि हुई थी, वो ज्वर थी। तो ये जो ज्वर की उत्पत्ति है ना, ये उस टाइम से मानी जाती है। ये भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुई व्याधि, और सबसे पहली उत्पन्न हुई व्याधि ज्वर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे जो मेन व्याधि का मतलब ही ज्वर, इसीलिए इन्होंने बोला हुआ है व्याधि को हम ज्वर से इसलिए रिलेट कर देते हैं क्योंकि ज्वर एक ऐसी डिजीज है जो सबसे पहले उत्पन्न हुई है, ठीक है। फिर ज्वर के बाद ही बाकी सारी फिर धीरे धीरे डिजीज उत्पन्न होती रही। रक्त पित्त है, गुल्म है, ये सारा हम चरक में पढ़ेंगे डिटेल में। बट मैं ये स्टोरी बताने का पॉइंट मेरा इतना सा था कि सबसे पहले अगर कोई डिजीज आई थी ना, कोई सबसे पहले बीमारी जो आई थी वो ज्वर ही आई थी। वो भगवान शिव के क्रोध की अग्नि जो थी, उससे सबसे पहले जो व्याधि उत्पन्न हुई थी वो ज्वर थी। तो इससे क्या होता है, ज्वर में शरीर व मन में संताप को ज्वर कहलाते हैं। तो इसका कोई लॉजिक यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि सबसे पहली जो डिजीज उत्पन्न हुई ज्वर, तो इसीलिए इन्होंने डिजीज को ही ज्वर बोल दिया, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। ये जो इन्होंने रीजन लिखा है ना, ये रीजन इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है कि क्यों ज्वर को सिनोनिम बोला गया है व्याधि का। जो मैंने आपको बताया वो इसको जस्टिफाई करता है कि क्यों हम व्याधि को व्याधि का एक सिनोनिम ज्वर भी मानते हैं, क्योंकि ज्वर एक ऐसी डिजीज है जो सबसे पहले उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहला नाम अगर डिजीज में किसी का जाना गया था लोगों के द्वारा, तो वो ज्वर ही था। तो इसीलिए आमतौर पे लोग इस व्याधि का सिनोनिम के रूप में ज्वर को जानते हैं, ठीक है। बाकी आपको रीजन में यही लिख के आना है, ठीक है। वो कहानी नहीं आप छाप के आएंगे पेपर में, रीजन में यही लिख के आना। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो एक्चुअल कारण है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा व्याधि को हम लोग विकार भी कहते हैं, ठीक है। विकार यानी कि किसी तरीके की विकृति, किसी तरीके की डिफॉर्मिटी, नॉर्मल फंक्शनिंग से हट जाना। तो व्याधि में क्या है, व्याधि की स्थिति में शरीर व मन में अनेक प्रकार की विकृतियां हो जाती है। कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है वो हो ही क्यों रही है, जब आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल किसी भी तरीके का आपकी बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जब डिस्टरबेंस होगा आपकी बॉडी में, जैसा आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती है, जब वो वैसा फंक्शन करना बंद कर देगी, तभी ऑब्वियसली आपको डिजीज उत्पन्न होगी ना। तो इसीलिए बोला है कि हर एक व्याधि में शरीर एवं मन में अनेक प्रकार की विकृतियां होती है, यानी अनेक तरीके की
डिसफंक्शनिंग होती है, ठीक है, चाहे वो पैथोलॉजिकल चाहे आप फिजियोलॉजिकल लेवल पे बोले या एनाटॉमिकल लेवल पे बोले, बट वहां पे किसी ना किसी तरीके की डिफॉर्मिटी, किसी ना किसी तरीके का डिसफंक्शनिंग होता ही है, तभी वो व्याधि उत्पन्न हुई है। तो व्याधि की स्थिति में शरीर एवं मन में अनेक प्रकार की विकृतियां होने से इसको विकार भी कहते हैं, ठीक है। विकार का मतलब ही होता है कि खराब, कोई खराब चीज कोई विकार या विकृति ऐसा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे रोग भी कहते हैं, ठीक है। रोग क्यों कहते हैं? रोग ये रुझा उत्पन्न करता है। रुझा यानी कि पेन। कोई भी बीमारी होगी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती कि हमें बहुत ही सुख मिल रहा है, कि हमें फीवर आ रहा है हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, हमारा अच्छा हमें चोट लग गई और फिर हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, हमें खांसी आ रही है हमें खुशी हो रही है। कभी भी हमें किसी भी व्याधि में सुख का अनुभव नहीं होता। हर व्याधि में हमको दुख होता है, ठीक है। हर व्याधि में दुख होता है, हर व्याधि में हमें पेन होता है, क्योंकि हर व्याधि में किसी ना किसी तरीके का पेन हमें महसूस होता ही है, रुझा हमें होती ही है। इसीलिए इन्होंने व्याधि का एक पर्याय रोग बोला है। शरीर एवं मन में रुझा को उत्पन्न करने से ये रोग कहलाता है, ठीक है। और पापमा यानी कि पाप कर्मों के कारण, या तो हमारे कुछ इस जन्म के पाप कर्म है या हमारे कुछ पिछले जन्म के पाप कर्म है, जिसके कारण हमें अभी ये पर्टिकुलर व्याधि हो रखी है, ठीक है। और पाप कर्म का मतलब हर बारी यही नहीं होता कि हमने किसी के साथ मारपीट करी है या हमने किसी का वध कर दिया है वही पाप कर्म है, या किसी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, वो हमेशा यही पाप कर्म नहीं होता। एक्चुअली आयुर्वेद में अगर जो सिद्धांत बताए गए हैं आप उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का पाप कर्म माना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको आनूप प्रदेश का मांस खाने के लिए बोला गया है, तो आप आनूप प्रदेश में आनूप, देखो ये जो मांस के टाइप वगैरह है ना, ये अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इतना जान लो, आनूप प्रदेश के पशु पक्षी का मतलब होता है जो जनरली ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि ठंडे आनूप प्रदेश के पशु पक्षियों का मांस आपको खाना है, तो आप वो ना खा के अगर जंगल पशु पक्षियों का मांस खा रहे हैं, ठीक है। जंगल माने कि जो नॉर्मली चलते फिरते रहते हैं, जंगलों में रहते हैं या डेजर्ट वगैरह में सॉर्ट ऑफ रहते हैं, ठीक है। जो प्लेन एरिया में जो रहते हैं, एरिया में नहीं रहते, प्लेन्स में जो रहते हैं वो जनरली जंगल। तो आप अनूप का वर्णन किया गया था बुक्स में, लेकिन आपने अनूप के बदले जंगम खा लिया, तो आपने क्या किया? आपने जंगम पशु पक्षी की हत्या कर दी ना। आपको ये बताया नहीं गया था खाने के लिए, लेकिन आपने अपनी इच्छा से जंगम पशु पक्षी की हत्या करके उसके मांस का सेवन किया है ना। तो ये भी एक तरीके का पाप कर्म है। क्यों? क्योंकि आपने जो वर्णित था वो ना करके उल्टा ही काम किया और एक बिना मतलब के दूसरे पशु पक्षियों की जान भी ले ली, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो कर्म होते हैं ना, वो भी पाप कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा गुरुजनों से, ब्राह्मणों से या किसी के साथ बुरा कर देना, पितरों का अपमान करना, ठीक है, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, ये सारी चीजें नॉर्मल पाप कर्म के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो पाप कर्म से उत्पन्न होने के कारण भी रोग का एक पर्याय पापमा है। इसके अलावा दुख भी कहते हैं, ठीक है। दुख ये है कि अनेक तरीके का पेन हमको यहाँ पे महसूस होता है, इस कारण इसे दुख कहते हैं, ठीक है। शरीर और मन में अनेक तरीके की वेदनाएं, अनेक तरीके के दुख उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको दुख भी एक इसका पर्याय दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया? यहाँ पे आपको आ गया ये समझ में? इतना समझ में आ गया सभी को? जल्दी से मुझे चैट में बता दो। ओके, बाकी लोगों को? प्रज्वल को आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके पर्याय है। तो व्याधि की डेफिनेशन, व्याधि के पर्याय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद करना। अब अब बात आती है व्याधि के वर्गीकरण की, ठीक है। व्याधि का वर्गीकरण। ओके,
तो देखो, व्याधि का वर्गीकरण, तो व्याधि एक तो आश्रय, सबसे पहले एक चीज आती है व्याधि के आश्रय, ठीक है। हमें व्याधि कहाँ कहाँ आश्रित हो सकती है, व्याधि किस किस की हो सकती है, या तो वो व्याधि शारीरिक होगी या वो मानसिक होगी, ठीक है। तो शरीर और मन दो आश्रय बोले जाते हैं व्याधियों के, ठीक है। शारीरिक होगी तो हम कह देंगे वात पित्त कफ में किसी तरीके की विकृति से आ रहा है, ठीक है, वात पित्त कफ। और मानसिक होगी तो हम कह देंगे मानसिक दोषों की विकृति से आ रहा है। मानसिक दोष कितने होते हैं, कितने होते हैं मानसिक दोष? हाँ, मानसिक दोष दो होते हैं, ठीक है, रज और तम। सत्व रोज, हाँ, राजसिक तामसिक, रज और तम। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सत्व भी एक मानसिक दोष है, कुछ लोगों में, मैं भी आती थी पहले, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सत्व भी होता है शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सत्व एक तरीके की प्रकृति होती है, ठीक है, वो सात्विक जो है ना वो एक तरीके की प्रकृति है। राजसिक और तामसिक ही दो तरीके के मानसिक दोष होते हैं, ठीक है, रजस और तमस। तो रज और तम में किसी तरीके की विकृति आ जाएगी तो मानसिक दोष हो जाएंगे, ठीक है। शारीरिक दोष हो जाएगा वात पित्त कफ। तो व्याधि के आश्रय दो ही होते हैं, या तो वो शारीरिक व्याधि होगी या वो मानसिक व्याधि होगी, ठीक है। अब व्याधि के भेद की बात आती है, मतलब व्याधि के क्लासिफिकेशन की बात आती है। तो बहुत सारे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे व्याधि को बताया हुआ है, ठीक है। तो एक सबसे पहले आता है एक विध भेद, ठीक है। एक्चुअली इसके ना एक, मैंने एक चार्ट बनाया था, लेकिन अभी शायद वो मेरे पास है नहीं। जैसे कि मैंने बताया मैं अभी घर पे हूँ, अब मैं एक दो दिन में जाने वाली हूँ वापस हॉस्टल, तो फिर मैं वहीं से वो चार्ट भेज पाती आपको। यहाँ पे मेरे पास वो है नहीं चार्ट एक्चुअली अवेलेबल, उसमें मैंने बहुत ज्यादा कंसाइज वे में लिखा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं से समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा आई होप। देखो, ऐसा है ना कि व्याधि का जो क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग बेसिस पे किया गया है, लाइक एक विध व्याधि, द्विविध व्याधि। फिर कुछ देखो, कुछ आचार्यों का मत था कि व्याधि सिर्फ एक टाइप की होती है, तो उन्होंने एक विध व्याधि का भेद रखा, मतलब एक विध व्याधि वाला उन्होंने कंसेप्ट रखा, ठीक है। कुछ आचार्यों का मानना था कि व्याधि को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उन्होंने द्विविध व्याधि भेद का कंसेप्ट रखा। फिर कुछ आचार्यों का मानना था कि हम व्याधि को तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो उन्होंने त्रिविध व्याधि भेद का कंसेप्ट रखा। इसी तरीके से कुछ को लगता था हम 6 में बांट लेंगे, कुछ को लगता था हम 7 टाइप्स की व्याधियां बना लेंगे। तो इस हिसाब से हर आचार्य को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अलग लगता था कि व्याधि को हम इतनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो जो भी उन्हें लगता था कि वो इतनी इतनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, तो वो इस हिसाब से रख देते थे, ठीक है। अब एक सबसे पहला आता है एक विध व्याधि भेद। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आचार्य था जिनका मानना था कि हम व्याधि को क्लासिफाई नहीं कर सकते, व्याधि सारी की सारी एक ही टाइप की होती है, उनको कभी क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कुछ का मानना था जितनी भी व्याधियां हैं वो दुख सामान्यत है, ठीक है। दुख सामान्यत का मतलब है उन उस पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल का ये मानना है कि व्याधि सिर्फ दुख सामान्यत ही होती है, सारी की सारी व्याधियां एक तरीके की होती है। हम सोच लेते हैं कि निज है आगंतुज है, हम ऐसे मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर से हो रही है, इंटरनल फैक्टर से हो रही है, ये तो हम अपने हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो एकविध व्याधि मानने वाले लोग थे उनका ऐसा मानना था कि सारी की सारी व्याधियां बस एक ही तरीके की होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्सटर्नल डिजीज है ये इंटरनल डिजीज है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारी की सारी व्याधियां एक ही होती है। और उन लोगों का मानना था सारी की सारी व्याधियां को क्या कहते हैं, दुख सामान्य, मतलब हर तरीके की व्याधि में दुख तो होता ही है पेशेंट को, इसीलिए उनका बस यही मानना था, व्याधि का कोई क्लासिफिकेशन करने का पॉइंट ही नहीं बनता। उनका मानना था सारी की सारी व्याधियों में क्योंकि दुख होता है, तो सारी व्याधियां दुख सामान्य दृष्टि से सिर्फ एक ही तरीके की है, और वो है दुख सामान्य, ठीक है। ये कुछ आचार्यों का मानना था। कुछ आचार्यों का मानना ऐसा था कि व्याधि एक ही तरीके की होती है बट वो दुख सामान्य नहीं होती, हम उसको रुख सामान्य बोलेंगे, ठीक है। रुख का मतलब रुजा, रुजा माने की पेन। तो कुछ आचार्यों का मानना था क्योंकि हर तरीके की व्याधि में पेन हमको होता है, तो सारी की सारी व्याधियों को हम रोग सामान्यत कह देंगे, किसी को एक्सटर्नल या इंटरनल डिजीज कहने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ मत था आचार्यों का, जिनका एक विध व्याधि, जिनका मानना था कि डिजीज सिर्फ एक ही तरीके की हो सकती है, हम इसको फर्दर क्लासिफाई नहीं कर सकते। उनका ऐसा मानना था या तो सारी की सारी व्याधियां दुख सामान्य
कह देंगे सारी व्याधियों को, या हम सारी की सारी व्याधियों को रोग सामान्यत कह देंगे। रोग सामान्यत इसलिए कह देंगे क्योंकि हर तरीके की व्याधि में पेन होता है, और जो रोग सामान्यत वाले कंसेप्ट को नहीं मानते थे वो दुख सामान्यत वाले कंसेप्ट को मानते थे, तो उनका कहना था कि सारी व्याधियों में दुख होता है तो दुख सामान्यत कह दो। तो क्या ये आपको एक विध भेद वाली बात समझ में आई? बाकी रिजवान आपको समझ में आ रहा है ये? ओके, जिसे नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आती है समझ में चीजें आप पूछिएगा, लेकिन ऐसे कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक, आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फिर। देखिए, ये हो गया एक विध व्याधि वेद जो आचार्य मानते, ठीक है। अब कुछ, जैसे ये व्याधि है, ठीक है, व्याधि इसका भेद है। कुछ लोग मानते थे एक टाइप की होती है, ठीक है, ये हो गया। अब एक टाइप में मैंने बता दिया, कुछ दुख सामान्य मानते, कुछ दुख रुक सामान्य। अब कुछ होते हैं जो द्विविध भेद को मानते हैं, ठीक है, द्विविध भेद को। फिर कुछ लोग मानते हैं तीन त्रिविध भेद को। फिर इसी तरीके से चतुर्विद भी होता है, षड्विद भी होता है और सप्तविद भी होता है, ठीक है। अब जो द्विविध मानते थे ना, द्विविध के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग मत हैं। सबसे पहला जो फेमस मत है ये आचार्य चरक का है, ठीक है। आचार्य चरक भी द्विविध टाइप्स की होती हैं व्याधियां, ऐसा वो मानते थे। और उन्होंने ना एक्चुअली हमें 5 सेट दिए थे, ठीक है, 5 पेयर दिए थे व्याधियों के। और 5 बेसिस के बेस 5 बेस उन्होंने लिए, उसके हिसाब से उन्होंने हर व्याधि को दो दो टाइप में बांट दिया। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ व्याधि निकल के आई ना वो 10 निकल गए। इसलिए इनका जो दो व्याधि वाला कंसेप्ट है इसको 10 रोगानिक कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराओ मत, एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। बस आप ये समझ लो, आचार्य चरक ने 5 पेयर बनाए, ठीक है। वो 5 पेयर भी एक कुछ बेस मान के बनाए गए। तो हर पेयर को बनाने के पीछे एक एक बेस था, ठीक है। अब वो क्या था, उन्होंने बोला कि अगर मैं प्रभाव भेद से व्याधियों को बांटना चाहूं तो प्रभाव भेद से मैं व्याधियों को दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ, या तो वो साध्य व्याधियां होंगी या वो असाध्य व्याधियां होंगी, ठीक है। प्रभाव भेद से माने कि इसका कैसा असर है, ये कैसी व्याधि है। तो उन्होंने कहा या तो ये साध्य होगी, साध्य माने कि या तो ये क्योरेबल होगी या ये असाध्य होगी, असाध्य माने कि ये अनक्यूरेबल होगी या नॉन ट्रीटेबल होगी, ठीक है। या तो हम इसकी चिकित्सा कर लेंगे तो ये साध्य हो जाएगी, क्योरेबल होगी। अगर हम इसकी चिकित्सा नहीं कर पा रहे हैं या इसकी चिकित्सा पॉसिबल ही नहीं है तो ये व्याधि असाध्य हो जाएगी। तो उन्होंने कहा प्रभाव भेद से मैं व्याधियों को दो टाइप में बांट सकता हूँ, या तो मैं साध्य कह दूंगा उस व्याधि को या मैं उसको असाध्य कह दूंगा। फिर उन्होंने सेकंड बेसिस लाया, उन्होंने कहा मैं अगर बल भेद से बांटना चाहूं व्याधियों को तो भी मैं दो तरीके से बांट सकता हूँ। या तो मैं एक व्याधि को मृदु कह दूंगा या मैं उस व्याधि को दारुण कह दूंगा। मृदु यानी कि जो व्याधि हल्की कमजोर हो, ठीक है। मृदु का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट माने कि कमजोर। तो जो व्याधि ज्यादा बलवान नहीं है, जो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, ऐसी हल्की फुल्की व्याधि है, वो मृदु व्याधि। दारुण यानी कि ऐसी व्याधि जो बहुत ज्यादा प्राण घातक है, जो हमको हमारी मृत्यु भी करवा सकती है, ऐसी व्याधियों को उन्होंने दारुण व्याधि कह दिया। तो उन्होंने कहा व्याधि का कैसा बल है, व्याधि की कैसी शक्ति है, उसके हिसाब से मैं व्याधि को दो तरीके से बांट सकता हूँ। या तो मैं उस व्याधि को मृदु कह दूंगा या मैं उस व्याधि को दारुण कह दूंगा। मृदु माने कि वो व्याधि का बल ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक व्याधि है, हल्की फुल्की सी व्याधि है। और अगर दारुण है मतलब कि वो व्याधि बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो हमें हमारी मृत्यु भी करवा सकती है। उन्होंने इस हिसाब से बल भेद के अनुसार दो तरीके का बोल दिया। मृदु यानी कि जो हल्की फुल्की व्याधियां होती है, ठीक है, ज्यादा खतरनाक नहीं है जो। और दारुण यानी कि वेरी सीवियर, बहुत ज्यादा प्राण घातक बीमारियां ये होती हैं, ठीक है, हमारी मृत्यु करवा सकती है। फिर नेक्स्ट बेस उन्होंने लिया अधिष्ठान, ठीक है। अधिष्ठान माने कि कहाँ पे जाके वो दोष रह रहे हैं, ठीक है। अधिष्ठान, या तो आप ये समझ लो अधिष्ठान का मतलब कि वो कौन से पर्टिकुलर एरिया में हो रही है वो व्याधि। क्या वो शारीरिक दोषों के प्रकोप के कारण है तो हम उसे शारीरिक व्याधि कह देंगे। अगर वो मानसिक दोषों के कारण है या मन में किसी तरीके की व्याधि उत्पन्न हो रही है तो उसे मानसिक व्याधि कह देंगे। तो अधिष्ठान माने कि वो रह कहाँ पे रही है, वो व्याधि हुई कहाँ पे है।
वो उसको हम लोग शारीरिक या मानसिक कह देंगे। इसी के हिसाब से एक और चीज आती है, आश्रय भेद से भी इन्होंने बताया हुआ एक्चुअली। आशय भेद से इन्होंने बोला कि या तो वो आमाशय में रहने वाली होगी या वो पक्वाशय में रहने वाली होगी। ठीक है, आशय भेद का भी यही ऐसा ही कुछ मतलब है कि ये पर्टिकुलर बीमारी हो कहाँ पे रही है, या तो ये आमाशय की डिजीज ही होगी या ये पक्वाशय की, या तो ये स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर होगा या ये हमारा इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। ठीक है, ये आशय, एक सेकेंड वेट करिए।
ओके। तो हाँ, मैं ये बता रही थी, क्या बता रही थी मैं, एक सेकंड। हाँ, ये एक तो आश्रय के हिसाब से मैंने बताया था ना, ठीक है। एक ये अधिष्ठान के हिसाब से होते हैं, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। अधिष्ठान के हिसाब से आप ऐसे मान लो, या तो वो शारीरिक दोषों की वजह से हो रहे होंगे या वो मानसिक दोषों की वजह से हो रहे होंगे, या आप ऐसे समझ लो जो भी दोष प्रकोपित हो रखे हैं, या तो वो हमारे शरीर में कहीं जाके किसी तरीके की विकृति कराएंगे, तो वो शारीरिक व्याधि हो जाएगी। अगर वो दोषों की जो विकृति है वो मानसिक लेवल पे है, या वो जो दोष है विकृत होके हमारे मन को दूषित करे, तो वो मानसिक व्याधि, ऐसा आपको समझना है। इसके अलावा एक जैसे अधिष्ठान यहाँ पे बोला है ना, ऐसी एक और चीज इन्होंने यहाँ पे बोली है, आशय, ठीक है। एक्चुअली हाँ, आशय भेद से इन्होंने बताया है, आशय माने की कोष्टांग, आप समझिए, ठीक है। कोष्टांग ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं, उसमें रचना में पढ़ते हैं हम लोग, एनाटमी में कोष्टांग होते हैं, जो कि खाली स्पेसेस होती हैं, यहाँ पे हमारे क्रूशियल ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं, ये कोष्टांग। जैसे कि आचार्य चरक अगर मैं बताऊं तो उन्होंने जैसे माना है हृदय है, वस्ती है, नाभि है, यकृत प्लीहा, ये जो स्पेशल एरियाज होते हैं या खाली स्पेस, इसको हम रिलेट करवाते हैं यहाँ पे। या तो ये ऑर्गन्स को, ये खाली स्पेस एक्चुअली ऐसी जहाँ पे हमारे स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये आमाशय पक्वाशय भी क्या, एक तरीके का वैकेंट स्पेस है। आप आशय से अभी कंफ्यूज मत हो, सीधे समझ लो, आशय माने की वैकेंट स्पेस, ठीक है, खत्म बात। आशय यानी कि वैकेंट स्पेस आप समझो, कोष्टांग जो होते हैं वही आशय भी है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आशय के हिसाब से बोलूं, आशय यानी कि वेकेंट स्पेस, ठीक है। तो या तो वो व्याधि आमाशय की हो जाएगी या वो पक्वाशय की हो जाएगी, ठीक है। और कोई वेकेंट स्पेस इनके नहीं मान रहे हैं, बस ये मान रहे हैं या तो वो आमाशय की व्याधि हो जाएगी या वो पक्वाशय की हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग निमित्त भेद से देखें, तो निमित्त भेद से क्या हो सकती है कि वो स्वधातु वैषम्यज है या आगंतुज है, ठीक है। स्वधातु वैषम्यज को हम लोग निज भी कहते हैं, निज। स्वधातु वैषम्यज माने कि वो किसी तरीके की जो विकृति है वो या तो हमारी धातुओं में है या वो हमारे दोष में है, ठीक है, लेकिन वो इंटरनल ही है, किसी तरीके की गड़बड़ी, बाहर से कुछ नहीं आया है। आगंतुज माने की एक्सटर्नल, किसी तरीके का कोई पैथोजन है, किसी तरीके की हमें इंजरी लग गई है, किसी ने हमें मार दिया है, या कोई भूत लग गया है, ठीक है, किसी ने श्राप दे दिया है, ये जो कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से व्याधि होती है, वो है आगंतुज। और स्वधातु वैषम्य यानी कि किसी तरीके का बाहर का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी हुआ है विकृति या तो हमारे धातुओं में अपने आप ही हो गई है या हमारे दोषों में हुई है, ठीक है। किसी तरीके का बाहर के एक्सटर्नल कारण की वजह से हमारे दोष प्रकोपित नहीं हुए, दोष प्रकोपित हमारे इंटरनल किसी दिक्कत की वजह से हुए, ठीक है। तो स्वधातु वैषम्यज को हम लोग निज भी कहते हैं, माने कि इंटरनल फैक्टर्स, और आगंतुज माने कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो किस फैक्टर के बेसिस पे व्याधि हुई है वो मतलब निमित्त भेद। इसी तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया क्या? कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ रहा है क्या ये? मैम ये स्वधातु वैसे में समझा दीजिए अच्छे से। मतलब मैम ये इंटरनली भी तो मैम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रहे होंगे तभी मैम तो इंटरनल हो सकती है, मतलब ऐसे कैसे इंटरनल हो जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुको। हाँ, अब बोलो। यस मैम, ये स्वधातु वैसे में इसका बोल रहे थे मैम, ये इंटरनली भी के लिए भी तो मैम कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे होंगे तभी तो मैम इंटरनली होती है मैम। हाँ, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं, ये देखो आगंतुज में क्या है कि पहले एक्सटर्नल फैक्टर आएगा तब दोष प्रकोप होंगे। यहाँ पे दोष ही प्रकोप हो रहे हैं। देखो मैं बता दूं, जैसे आपको चोट लगी, ठीक है, आप पहले गिरोगे, चोट लगेगी, तभी तो दोष प्रकोपित होंगे, कि पहले दोष प्रकोपित हो रहे कि फिर चोट लग रही है, ऐसा तो नहीं होता। पहले एक्सटर्नल फैक्टर आता है उसके बाद प्रकोपित होते हैं ना।
यहाँ मैम पे तो पहले हाँ बोलो। तो पहले आगंतुज जो होगा उसके बाद स्वधातु वैषम्यम हाँ होगा। हाँ, किसी भी तरीके का देखो, ऐसा नहीं है कि चोट लगेगी हमें इंजरी होगी तो हमारे दोष प्रकोपित नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा, दोष प्रकोपित होंगे। भूत अभी आएगा तो भी दोष प्रकोपित होंगे, ठीक है, किसी तरीके की इंजरी होगी तो भी दोष प्रकोपित होंगे, कोई पैथोजन आएगा तो भी दोष प्रकोपित होंगे, लेकिन पहले वो आएगा बॉडी के अंदर, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्वधातु में कुछ बाहर से आ नहीं रहा है, ये अंदर ही हमारा या तो संचित होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, होते जा रहा है। अभी हमने कुछ ऐसा बाहर से उड़ के नहीं आया जिसकी वजह से हमें ये हुआ है, ऐसा कुछ है। ओके। आगंतुज में भी दोषों का प्रकोप होगा, लेकिन पहले बाहर की चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, उसके बाद होगा वो प्रकोप। दोषों का प्रकोप दोनों जगह होगा, बट इसमें क्या है कि डायरेक्टली प्रकोप हो जाएगा, कोई हमें स्पेसिफिक दिखेगा नहीं कि हम बाहर से कोई, या तो हमें चोट लग गई है या किसी तरीके की किसी ने श्राप दे दिया है या कुछ बुरी हवा लग गई है या भूत वगैरह, कुछ इस तरीके का कुछ होगा नहीं। आगंतुज में पहले बाहर की चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बाद हमारे दोषों में प्रकोप होगा। बाहर की चीजों का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है आगंतुज में, ठीक है। यस मैम। तो स्वधातु वैषम्यज का मतलब कि जब हमारे इंटरनली, जब हमारे धातुओं में या हमारे दोषों में अपने खुद के कारणों से विकृति आ जाए। अपने खुद के कारणों से विकृति आने का मतलब ये है कि किसी तरीके का आप ये समझ लो, जैसे अब वात है, ठीक है, वात में विकृति कब आएगी, या तो हम वात प्रकोपक खा लें या हम वात का क्षय करने वाला आहार खा लें, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसी के कारण है। लेकिन आगंतुज में चोट वगैरह लगने का कुछ ऐसा कारण नहीं है, वो लग गई तो मतलब अलग बात है, ठीक है। इसको आप इससे एक्चुअली रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आगंतुज माने कि एक्सटर्नल फैक्टर होना कंपलसरी है। स्वधातु वैषम्यज का मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले दोष ही प्रकोप होंगे, उसके बाद ही देखा जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर। यहाँ पे पहले एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे फिर दोष का प्रकोप होगा। आप इतना कंफ्यूज मत हो, बस ये समझ लो स्वधातु वैषम्य यजमानी की, जब भी हमारे दोष या धातु अपने खुद के कारणों से उनको विकृत करने वाली चीजों के वजह से ही विकृत होके किसी तरीके की व्याधि उत्पन्न करेंगे तो उसको हम इंटरनल डिजीज बोलेंगे, वो स्वधातु वैषम्य है। आगंतुज माने की किसी तरीके का बाहरी चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बाद दोषों का प्रकोप होगा, तो वो आगंतुज है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है। तो ये जो 5 बेसिस थे ना, निमित्त, आशय, अधिष्ठान, प्रभाव, एक सेकंड, अच्छा इन्होंने फिर यहाँ पे फर्दर इसको डिफाइन भी किया, चलो मैं बता भी दूंगी, मैंने समझा दिया। हाँ, तो देखो आचार्य चरक ने क्या बोला, 5 बेसिस लिए उन्होंने, ठीक है। एक लिया निमित्त, निमित्त के हिसाब से बोल दिया स्वधातु वैषम्यज और आगंतुज। सेकंड उन्होंने लिया आशय, उन्होंने कह दिया या तो आमाशय में रहेगा या पक्वाशय में रहेगा। उसके अलावा उन्होंने एक लिया था अधिष्ठान, ठीक है। अधिष्ठान में उन्होंने बोला था या तो वो शारीरिक होगा या वो मानसिक होगा। इसी के अलावा उन्होंने कहा था बल के बेसिस पे या तो मैं उसको मृदु कह दूंगा या मैं उसे दारुण कह दूंगा, और प्रभाव के बेसिस पे या तो मैं उसे साध्य कह दूंगा या मैं उसे असाध्य कह दूंगा। इस तरीके से इन्होंने 5 बेस लिए और 5 बेस पे 5 पेयर बना दिए, ठीक है। और ओवरऑल हम काउंट करेंगे तो ये 10 डिजीज निकलेगी। इसीलिए जो इनका 2 व्याधि वाला जो मत था ना, द्विविध व्याधि का जो इनका मत था, इनके इस कंसेप्ट का नाम 10 रोगानेक रखा गया, ठीक है। इसीलिए 10 रोगानेक रखा गया क्योंकि जो इन्होंने 5 पेयर बनाए उनमें टोटल काउंट करेंगे तो 10 निकल जाएगा इसमें। इसको याद करने के लिए है ट्रिक PNBR, ठीक है, PNB बैंक आर ऐसा। तो P फॉर प्रभाव, N फॉर निमित्त, B फॉर बल, A फॉर आशय और A फॉर अधिष्ठान, ठीक है। इसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो कि प्रभाव भेद से साध्य असाध्य हो जाएगी, बल भेद से मृदु दारुण हो जाएगी, अधिष्ठान के भेद से शारीरिक मानसिक हो जाएगी। इसके अलावा
निमित्त भेद से स्वधातु वैषम्य और आगंतुज हो जाएगी, और आशय भेद से आमाशयगत या पक्वाशयगत हो जाएगी। ठीक है, इतना जो कंसेप्ट है वो आचार्य चरक का है। एक बार मैं इनकी डेफिनेशन आपको दिखा देती हूँ, बाकी जो द्विविध टाइप का है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। द्विविध टाइप में बहुत सारे अलग अलग आचार्यों का मत है। ये जो 10 रोगानिक वाले कॉन्सेप्ट का मत है ये आचार्य चरक का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो, प्रभाव भेद से क्या है, साध्य और असाध्य। साध्य माने की जो क्योरेबल है, और असाध्य माने की जो क्योरेबल नहीं है। ठीक है, जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो साध्य जो चिकित्सा करने पर जो रोग शांत हो जाते हैं। ठीक है, चिकित्सा कर सकते हैं हम कि वो साध्य है, और जो चिकित्सा करने के योग्य ना हो वो असाध्य है। ठीक है, जो ठीक नहीं हो सकते वो असाध्य है, उनकी चिकित्सा हमें करनी भी नहीं चाहिए। इसके अलावा फिर आता है बल भेद से व्याधि। बल भेद से क्या हो सकती है, मृदु हो सकती है या दारुण हो सकती है। मृदु यानी कि या तो वो हल्की फुल्की व्याधि हो जाएगी, या दारुण मानी की बहुत ज्यादा सीवियर होगी, प्राण घातक। तो लिखा है जब निदान दोष एवं दूष्य। ठीक है, दूष्य माने की धातु, कोई भी ऐसी चीज जो खराब होगी, और दोष यानी कि खराब करने वाला। तो और निदान मतलब होता है कॉज। तो जब निदान दोष दूष्य परस्पर अनुबंध नहीं होते, या काल के प्रभाव के हीन बल। ये बहुत ही बकवास डेफिनेशन लिखे, इसको कुछ नहीं लिखना, ये बहुत बेकार डेफिनेशन लिखी हुई है। मृदु मतलब जब व्याधि का, आप ये लिख देना मृदु व्याधि में कि जब रोगी का बल उत्तम हो और व्याधि का बल हीन हो। ठीक है, जब रोगी की इम्यूनिटी अच्छी है तभी तो कोई व्याधि उसके लिए मृदु या दारुण बन पाएगी ना। अगर उस व्याधि का, आप खुद ही सोचो, सारी बात पेशेंट के इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसके लिए सारी व्याधियां, मैक्सिमम व्याधियां उसके लिए मृदु व्याधि होगी। अगर उस पेशेंट का बल खराब है, उस पेशेंट का इम्यूनिटी खराब है, तो मैक्सिमम व्याधि उसके लिए दारुण ही होगी, मैक्सिमम व्याधियां उसके लिए प्राण घातक होगी, क्योंकि उसका इम्यूनिटी खराब है। तो मृदु व्याधि की आप डेफिनेशन में ये लिख लो कि जब रोगी का बल उत्तम होता है एवं रोग का बल हीन होता है। ठीक है, रोग का बल हीन होता है, ये मृदु व्याधि कहलाती है। आप ऐसे लिख लेना। और दारुण का मतलब हो जाएगा रोगी का बल यहाँ पे हीन रहेगा और व्याधि बहुत ज्यादा बलवान रहेगी। इस तरीके की जो व्याधि है वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए दारुण कहलाएगी। ऐसा यहाँ पे ये बेकार डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मत लिखना। या अगर आपकी बुक में इससे बेटर डेफिनेशन दी हो जो आपको इजीली समझ में आ जाए, वो आप लिख लेना। बाकी मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर इसके अलावा नेक्स्ट आता है अधिष्ठान भेद से, या तो वो शारीरिक हो जाएगी या वो मानसिक हो जाएगी। यहाँ पे मानसिक है, ये 2 बार शारीरिक लिखे हैं, यहाँ मानसिक आएगा। तो जो मानस दोषों के प्रकोप के कारण होती है वो मानसिक होती है, जैसे कि उन्माद और अपस्मार। ठीक है, उन्माद माने की पागलपन करने लगता है वो मनुष्य, वो उन्माद होता है। अपस्मार माने की एपिलेप्सी। ठीक है, मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं पेशेंट। और शारीरिक रोग यानी कि जब हमारे शरीर अवयव में अधिष्ठित दोषों के प्रकोप से होता है, मतलब कि शरीर अवयव यानी बॉडी पार्ट्स में जब हमारे शारीरिक दोष प्रकोप हो जाते हैं, तो वो जिस तरीके का रोग उत्पन्न करेंगे वो शारीरिक रोग, जैसे कि ज्वर है यानी कि फीवर है, कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी वगैरह। एक्चुअली कुष्ठ ना एक ब्रॉड टर्म है, सिर्फ लेप्रोसी आप नहीं कह सकते। कुष्ठ माने मतलब लेप्रेसी होता है, बट आप सिर्फ कुष्ठ इज इक्वल टू लेप्रेसी बिल्कुल नहीं हम कंसिडर कर सकते, क्योंकि कुष्ठ के अंतर्गत आयुर्वेद में और भी बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स आते हैं। तो अगर एक बेटर टर्म कुष्ठ के लिए बोले तो आप स्किन डिसऑर्डर्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुष्ठ टॉपिक जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हम अलग अलग तरीके की स्किन एलर्जीज भी पढ़ते हैं, और वो सब कुछ लेप्रेसी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो कुष्ठ होता है। फिर उदर रोग यानी कि एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स वगैरह। ठीक है, किसी तरीके के। इसके अलावा निमित्त भेद से हम क्या कह सकते हैं, स्वधातु वैषम्यज या आगंतुज हम इसको कह सकते हैं। स्वधातु वैषम्यज यानी कि जब रोगों की उत्पत्ति शारीरिक त्रिदोष सप्त धातु अथवा त्रिमल के विषम्य से होती है, वह स्वधातु वैषम्य है। ठीक है, या तो हमारा जो व्याधि है वो या तो दोषों में विकृति हो रही है, या धातुओं में विकृति है, या हमारे किसी भी तीन मल कौन से होते हैं, श्वेत मूत्र पुरुष मैम। पक्का यही होते हैं। मैम यही होते हैं पक्का। हाँ शायद।
यही होते हैं। ओके, तो त्रिमल अगर इनमें हमारी विकृति हो जाती है, या तो हमारे दोषों में विकृति हो जाए, या हमारी धातुओं में विकृति हो जाए, या हमारे मल में अगर किसी तरीके की विकृति हो जाए, तो इनसे जो व्याधि उत्पन्न होगी वो हम स्वधातु वैषम्यज बोलेंगे। ठीक है, आगंतुज माने कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे अभिघात यानी कि किसी तरीके की इंजरी हो गई है, अभिशाप यानी कि किसी ने हमें श्राप दे दिया है, अभिचार यानी कि किसी के साथ हमने बुरा व्यवहार किया, या किसी के साथ मारपीट की है, उसके पाप कर्म लग के भी हमें हो सकता है। अभिशंग यानी कि हमने गुरुजनों से या बड़े लोगों से सब बुरा व्यवहार किया, इस तरीके की ये 4 चीजें होती है। एक काम करते हैं, ये अभिघात, अभिशाप, अभिचार ये मैं बता ही देती हूँ, आप नोट कर लो, क्योंकि ये सभी जगह आएगा। फिर ये 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लिख लो। अभिघात माने इंजरी, अभिघात माने इंजरी। ठीक है, अभिघात माने इंजरी, या आप लिख लो किसी भी प्रकार से चोट लगना। ओके, फिर अभिशंग, हाँ एक्चुअली अभिशंग का मतलब होता है किसी तरीके का हम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत चीख रहे चिल्ला रहे हैं, तो आप लिख लो अभिशंग माने कि क्रोध, किसी भी हमारे जो भी मानसिक दोष है ना, अगर किसी भी तरीके की गलत मानसिक चेष्टा करना अभिशंग के अंदर आएगा। और अभिचार का मतलब होता है गुरुजनों के साथ बुरा व्यवहार। तो लिख लो, मैं अभिशंग बता रही हूँ, अभिशंग इज इक्वल टू क्रोध, लोभ, मोह, शोक, काम। क्रोध, लोभ, मोह, शोक, काम। ठीक है, ये सब क्या एक तरीके का हमारा मेंटल स्टेट है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का हम मेंटल लेवल पे बुरे विचार कर रहे हैं, तो वो सब कुछ अभिशंग के अंतर्गत आएंगे, इससे भी हमारे दोष खराब होते हैं, हमें व्याधि हो सकती है। तो अभिशंग यानी कि ये, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ये सब। इसके अलावा अभिचार, अभिचार यानी कि किसी के साथ एक्चुअली क्या है ना कि ये अभिशाप जो है ये हमें गुरुजनों से बुरा व्यवहार करने की वजह से मिलेगा। और अभिचार जो है वो जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं, वो बुरा वो मंत्र वगैरह फूक देते हैं ना, वो एक्चुअली आता है इसके अंदर। तो आप ऐसे लिख लो कि वैदिक या तांत्रिक, वैदिक या तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक या तांत्रिक मंत्रों के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन आदि। ठीक है, कि वो भूत वगैरह छोड़ देते हैं ना, वो सब आता है ये इसके अंदर, अभिचार के अंदर, कि तांत्रिक या वैदिक तंत्र मंत्रों के द्वारा। लिख लो, वैदिक या तांत्रिक मंत्रों के द्वारा मारण, मोहन आदि क्रियाओं का प्रयोग, ये होता है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभिशाप, माने कि लिख लो ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध आदि के द्वारा दिया गया श्राप। ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि उन्हें सताया था इसलिए। ठीक है, ये 4 चीजें हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अभिघात यानी कि इंजरी, ठीक है। अभिशाप यानी कि जब हमें कोई श्राप दे दे, जैसे ब्राह्मण है, गुरुजन है, या कोई पूजनीय व्यक्ति है, उसके साथ हम बुरा व्यवहार करेंगे, तो वो जब हमें श्राप दे दे वो माने अभिचार, अभिशाप। ठीक है, अभिचार माने कि किसी तरीके का तांत्रिक या वैदिक मंत्रों के द्वारा हम पे किसी तरीके का बुरा प्रभाव किया जाए, वो जो काला जादू टोना आता है ना, वो अभिचार के अंदर आता है। ठीक है, और अभिशंग माने कि किसी तरीके का मेंटल लेवल पे हम डिस्टर्ब हो रखे हैं, कि लाइक हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, या हम बहुत ज्यादा मोह में है किसी चीज के, या बहुत ज्यादा शोक में, या डिप्रेशन, ये सारी जो भी मेंटल रिलेटेड हमारे स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सारा इसमें आता है अभिशंग में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट, हमेशा सिर्फ इन 4 पॉइंट की वजह से ही हमको आगंतुक व्याधि होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, वो इन 4 कारणों से ही होते हैं। ठीक है, ये पैथोजन को कोई कारण नहीं मानता है आयुर्वेद, आयुर्वेद सिर्फ यही 4 को मानता है। ठीक है, अगर हम लोग मॉडर्न के हिसाब से देखें तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल मान सकते हैं, बट आयुर्वेद में आगंतुज माने की कोई पैथोजन नहीं लेंगे। आगंतुज माने की आयुर्वेद के अनुसार अभिघात, अभिशाप, अभिचार या अभिशन। अभिघात माने कि किसी तरीके की इंजरी लग गई, अभिशाप यानी कि हमें किसी ने श्राप दे दिया, अभिचार यानी कि किसी ने मंत्र वगैरह फूक दिए तांत्रिक वगैरह ने, और अभिशंग यानी कि किसी तरीके का हम स्ट्रेस वगैरह में, या किसी भी तरीके का मेंटल डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, ये इसकी सारी बात रहती है। फिर एक लास्ट रह गया अब आशय भेद से, फिर मैं चरक की क्लास कराऊंगी आपकी,
10 मिनट ब्रेक दे दूंगी। तो आश्रय भेद से क्या होता है, आमाशय में होगी या पक्वाशय में। तो आमाशय में अगर किसी तरीके की विकृति हो रही है तो वो आमाशय व्याधि हो जाएगी, और पक्वाशय यानी कि पक्वाशय में विकृति। ठीक है, तो ये हमने जो डिस्कस किया है वो आचार्य चरक के अनुसार किया है, और भी बहुत सारे आचार्यों के द्विविध मत है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जितना मैंने आज पढ़ाया आप इसको पढ़ के आइएगा। यहाँ तक किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए। वाला कौन सा था बता दीजिए। अच्छा, ये 5th वाला मुझे नंबर तो याद नहीं है, क्या बोला था मैंने 5वें नंबर पे, काम क्रोध लोभ मोह शोक, क्या नहीं लिखा है आपने इसमें से वो लिख लीजिए। काम क्रोध लोभ मोह शोक। ओके, कर लिया नोट। और किसी को कुछ पूछना है, बाकी समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है किसी को। अच्छा साक्षी, आप तो क्लास ही नहीं आते हो, आप पूछोगे कैसे। विनायक तो क्लास आ जाता है, आप क्यों नहीं आते हो क्लास। क्लास अटेंड किया करो भाई। मैम वो कॉलेज नहीं आता है। ये कॉलेज नहीं आता। नहीं आता है, वो घर पे देख के क्लास करता है बस। ओके ओके ठीक है चलो, ओके ठीक है मैम चलो। 4:30 4:45 कॉलेज, कभी कभी 5 बजे तक रहता है। मैम को कॉलेज ही नहीं आता है। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो अब हम लोग चरक की क्लास करेंगे 5:45 से, ठीक है। और आप लोग इसको पढ़ के रखना, मैं संडे को आपका टेस्ट लूंगी। ओके, संडे को रात में टेस्ट ले लूंगी मैं 8-9 बजे के करीब या 7-8 बजे के करीब, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन संडे को ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग प्रिपेयर रहिएगा। ओके चलो बाय बाय, और जिसको भी डाउट होंगे आप लोग पूछ लेना मेरे से व्हाट्सएप पे। ओके बाय।